तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है फिर से एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तो ये वीडियो में जो हम लोग इससे पहले पार्ट 1 किए थे जिसमें टोटल 250 साइंस का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और 250 क्वेश्चन जो हम लोग का है, टोटल 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग का बच गया था। सो यही वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम को जुड़ जाइए और वहीं से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टोटल हम लोग का 250 क्वेश्चन और बाकी है। इससे पहले 250 पार्ट 1 में हो चुका है, ये पार्ट 2 है। बस इसी में हम लोग खत्म कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 251। बोल रहा है पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो पत्ता में होता है। कहाँ होता है? पत्ता में। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मतलब मानव के खून में कितनी यूरिया होती है? तो 20 mg यूरिया होती है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, मतलब निकलती है। तो 20% जो है ऊर्जा वो श्वसन क्रिया के दौरान ताप के रूप में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 254 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 254 बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन या उत्सर्जन तंत्र भी रहे तो हम लोग का आंसर वही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 255 बोल रहा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 256 देखेंगे। बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो वो कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। क्वेश्चन नंबर 257 देखेंगे। बोल रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मतलब कौन सी वैसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए जरूरी है, अनिवार्य है, तो है श्वसन। मतलब श्वास लेना सबके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 258 बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 259 बोल रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 वेशम या कोष्ठक जो समझिए, ठीक है। या तो 4 ही सिर्फ लिखा रहे तो आप लोग उसी में टिक मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 260 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 261 बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय झिल्ली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 बोल रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही का जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया। किण्वन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 263 बोल रहा है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो ये है इनमें से सभी। इनमें से सभी कौन कौन? बोल रहा है नियंत्रण, ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत। मतलब इनमें सभी, मतलब ये तीनों जरूरी है शरीर के की उपापचय क्रियाओं के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 264 बोल रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो मानव में डायलिसिस थैली जो है वो नेफ्रॉन में होती है। कहाँ होती है? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 265 देखेंगे। बोल रहा है कि मत्स्य के मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य या मछली यहाँ समझिए, ठीक है। इसका मतलब होता है मछली। मछली का मुख्य श्वसन अंग है, आप लोग यही समझ लीजिए। तो गिल्स। गिल्स जो है वो है मछली का श्वसन अंग। गिल्स या मत्स्य भी लिखा रहेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, उसका मतलब मछली होता है। 266 क्वेश्चन नंबर 266 में है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल का जो रंग है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 267 देखेंगे। बोल रहा है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो एक उत्तक है ये, मतलब ब्लड क्या है? तो उत्तक है। आगे 268
बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग जो है वो विक्र है, विर्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हम लोग का उत्सर्जी तंत्र है। आगे क्वेश्चन नंबर 269 बोला रच्ची कोशिकाएं पाई जाती है। तो रच्ची कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है, पत्तियों में रच्ची कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 270 बोल रहा है कि इथेनाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथेनाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 271 बोल रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। एनीमिया होता है, शरीर हाथ जो है वो पीला पड़ जाता है, वो उसी को एनीमिया कहते हैं। रक्त की कमी के कारण होता है, ब्लड की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 272 बोल रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 273 देखेंगे, बोल रहा है कि अस्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। अस्टोमेटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो पत्तियों में, पत्तियों में जो है अस्टोमेटा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं, बोल रहा है कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पो उत्सर्जन जो है वो भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, भौतिक। क्वेश्चन नंबर 275 है, बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन का पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा है, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 276 बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, और सूर्य का प्रकाश भी है। मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 277 बोल रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया कहाँ होती है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर पी। क्वेश्चन नंबर 278 बोल रहा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां जो है वो अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 279 बोल रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 280 है, बोल रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो रक्त में, खून में जो यूरिया है वो हम लोग का यकृत से प्रवेश करती है, उसी के से अंदर जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 281 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है, रात में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रात में सूर्य नहीं होते हैं। तो हम लोग का जो है प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है, सूर्य के प्रकाश के, मतलब सूर्य का प्रकाश जरूरी है ना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 282 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। क्या निकालता है, जल निकालता है, बाहर निकलता है। मतलब कहाँ, कुछ बाहर निकलता है, तो जल निकलता है बाहर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 283 बोल रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। मतलब खून में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव हो पदार्थ है, मतलब उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 284 देखेंगे, बोला है कि विक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285 देखेंगे, बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 286 देखिए, एक आध क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में, पीडीएफ बनाने इतने समय हो सकता है एक आध तो गलती से टिक मरा गया हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर वैसा मिले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 286 बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषण के लिए देखिए क्लोरोफिल तो आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक है। इसलिए हम लोग का जो ए ऑप्शन जो सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 287 बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त विषाणु जो है हम लोग का रक्त का थक्का बना के
खून को रोकता है। हम लोग जब कट जाते हैं तो वहाँ रक्त विषाणु आके खून का थक्का बना के खून को रोकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 288, बोल रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। मतलब पाचन क्रिया कहाँ होती है, तो छोटी आंत में पूरी होती है, मतलब पूर्ण होती है, खत्म होती, पूरा हो जाता है, वो है छोटी आंत में पूरा हो जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 289, बोल रहा है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या है। मतलब कितनी कोष्ठक मछली के हृदय में पाई जाती है। कई बार आप देखिएगा मछली की जगह पर मत्स्य लिखा रहेगा तो आप लोग मछली ही उसका मतलब होता है, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो 2 कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय में। आगे है क्वेश्चन नंबर 290। क्वेश्चन नंबर 290 बोल रहा है कि स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है, जीभ के उत्तरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर बी, वहीं से स्वाद कलियां जो है पाई जाती है, जिससे हम लोग का स्वाद का पता चलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 291, बोल रहा है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, तो उसका पिछला भाग जो है वो ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, जो मुख गुहा के पीछे तरफ जो रहता है उसे ग्रसनी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 292, बोल रहा है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो कौन सा रस छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन में भूमिका निभाता है, तो पीत रस भी निभाता है, अग्नेयसी रस भी, अग्न रस भी, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब सभी रस का जो है वो भूमिका रहता है, मतलब पाचन में सहायता करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 293, बोल रहा है कि दंत अस्थि क्षय कारण है। मतलब दंत क्षय का मतलब दांत खराब होने का क्या कारण है, दांत में पीला पड़ जाने का क्या कारण है, तो ये है मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्रव अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना। मतलब इन सभी कारणों से हम लोग का दांत जो है वो खराब होता है। दांत का क्षय के कारण यही तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 294, बोल रहा है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इनामेल, ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 295, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो हरित लवक को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 296 देखेंगे, बोल रहा है कि मनुष्य के मुंह गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां मनुष्य के मुंह में मुख गुहा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं, बोल रहा है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो जीव द्रव में जो है कोशिका के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 298, बोल रहा है कि अमीबा का मुख्य भोजन है, तो अमीबा का क्या भोजन है, तो शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एककोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, मतलब इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 299, बोल रहा है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी जो है इसमें छोटी आंत की भाग है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 300। क्वेश्चन नंबर 300 है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं पोषण, ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 301, बोल रहा है कि हार्मोन स्रावित होते हैं। मतलब हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 302, बोल रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। घेंघा रोग या तो ग्वाइटर रोग जो है वो पनपता है आयोडीन की कमी से। हो सकता है क्वेश्चन इसी तरीका से घुमा के पूछ दे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ग्वाइटर लिखा रहे तो वो भी ठीक, या तो घेंघा वो भी ठीक, या मधुमेह। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 303, बोल रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का स्रवण जो होता है थायराइड में होता है। देखिए इसी से पता चल रहा है थायरॉक्सिन यानी थायराइड, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 304, बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि विक्र के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडिनल।
चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 305 बोल रहा है विक्र के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अधिविक्र ग्रंथि क्या है? अधिविक्र ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 306 देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये सब जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं। बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिनेप्स। देखिए अधिकतर जगह सिनेप्स ही लिखा रहता है, लेकिन ये भी आप लोग देख लीजिए, हो सकता है सिनेटिक दरार भी कहीं लिखा हो सके, इसलिए आप लोग दोनों देख लीजिए खाली बस। आगे क्वेश्चन नंबर 308 बोल रहा है मस्तिष्क को उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी है मस्तिष्क किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, मतलब उपरोक्त सभी के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 309 बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो उपरोक्त दोनों कौन कौन? रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 310 बोल रहा है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 311 बोल रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो है वो मेरे रज्जु में बनते हैं। कई स्टूडेंट जो है गलती से मस्तिष्क में टिक ना मार दीजिएगा, इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, मेरु रज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनती है। आगे क्वेश्चन नंबर 312 बोल रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि को शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ जाए, शरीर की प्रधान ग्रंथि कौन है? तो पीयूष ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 313 बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ होती है? मतलब कहाँ होती है? तो नालिका विहीन में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। क्वेश्चन नंबर 314 देखेंगे। बोल रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्प परिकीयता के कारण कौन सा रोग पनपता है? तो ये सभी कौन कौन सा? ऑटो मानवता, ऑटो अल्प क्रियता, मैक्सीडीमा, मतलब ये तीनों जो है रोग वो थायराइड ग्रंथि के मतलब कमी के कारण या अल्प क्रियता के कारण, कम काम करने के कारण पनपता है। क्वेश्चन नंबर 315 बोल रहा है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन? दोनों मतलब इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 316 बोल रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो जो पत्तियों का मुरझाना जो है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण जो है संभव हो पाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 317 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया जो हमारे मतलब इच्छा के अनुसार नहीं, मतलब अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बोल रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है बल्कि ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि भोजन को मुंह में डालने के बाद उसे चबाना ही पड़ता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 318 बोल रहा है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 319 देखेंगे। बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मतलब बचाता है, तो ये है अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 320 है। बोल रहा है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई पौधे पर जो है वो अनुकुंचन गति पर का जो है प्रमाणित की जाती है। छुई मुई पौधा जो है ऐसे रहता है, अब जब छुइएगा तो मुरझा जाता है, फिर जैसे ही कुछ देर बाद वो फिर से निकल जाता है, ऐसा है छुई मुई पौधा। आगे 321 बोल रहा है कि विक्र किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का विक्र भाग है। आगे क्वेश्चन नंबर 322 बोल रहा है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन या थायराइड की कमी, मतलब थायरॉक्सिन की कमी के कारण
मतलब थायराइड की कमी के कारण जो है वो होता है घेंघा और ग्वाइटर, और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह। आगे देखेंगे हम लोग 323 क्वेश्चन नंबर 323 बोल रहा है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन की को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 324 बोल रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं जो है विर्सन में मिलती है। कहाँ? विर्सन में। क्वेश्चन नंबर 325 देखेंगे, बोल रहा है कि ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे को किस क्रिया में सहायक करता है? पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? तो वृद्धि में जो है वो ऑक्सीन पादप हार्मोन सहायक करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 326 बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र जो है वो हम लोग का इनमें सभी हो जाएगा। किसका भाग है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 इनमें सभी जो है कौन कौन सा? तो ये है मस्तिष्क का भी, रीढ़ का भी, रेजू का भी, मतलब जो है इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 327। क्वेश्चन नंबर 327 बोल रहा है कि एस्ट्रोजन, चलिए क्या बोल रहा है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से। अंडाशय से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 328 बोल रहा है कि इनमें से कौन मादा हार्मोन, मादा जनन हार्मोन है? तो देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है वो भी है, एस्ट्रोजन भी है, एस्ट्राडियोल भी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, मतलब सभी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 329 बोल रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। कैसा होता है? तो तांत्रिक एवं रसायनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 330 बोल रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वो है वृद्धि रोधक की तरह, मतलब वृद्धि को रोकता है, वही है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 331 बोल रहा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होता है? तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में जो है ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स जो है ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों जो है हार्मोन है, वही दोनों जो है वो सहायक होता है उत्पादन के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 300, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 332 बोल रहा है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो जिब्रेलिन्स जो है वो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब उसमें जिब्रेलिन का भूमिका होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 333 बोल रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 334 बोल रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 335। क्वेश्चन नंबर 335 बोल रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो बोनापन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनापन। क्वेश्चन नंबर 336 देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी जो है वो पपीता। क्या है? पपीता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 337 बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ऑप्शन दिया है तो ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 338 बोल रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो उसका नाम क्या है? तो पुनकेंसर। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 339 बोल रहा है द्विविखंडन होता है। द्विखंडन जो है वो अमीबा में होता है। कहाँ होता है? अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 340 देखेंगे, बोल रहा है कि निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबा में त्रिखंडन भी और बहुखंडन भी जो है अमीबा में हम होता है। कैसे होता है? यहाँ से यहाँ कटा, फिर से यहाँ से बन के एक ठो हो गया। ठीक है। अमीबा में होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 341 बोल रहा है कि बायोफाइलम के कौन सा भाग में कायिक प्रबंधक होता है? तो पत्तियों में। किसमें?
पतियों में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 342 देखेंगे, बोला कि मानव मादा में निषेचन होता है तो फ्लोपियन नालिका में जो है निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 343 देखेंगे, बोल रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधक होता है किसमें, सभी में, पुदीने में, हल्दी में और अदरक में, तीनों में होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 344, बोल रहा है कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है, तो सितारा मछली में, मतलब स्टार फिश। स्टार फिश जो है उसमें जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 345 बोल रहा है कि कायिक प्रबंधन संभव है किसमें, तो उपरोक्त सभी में, जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी, पत्तियों द्वारा भी, मतलब उपरोक्त सभी के द्वारा संभव है। क्वेश्चन नंबर 346 देखेंगे, बोल रहा है कि तने पर अपस्थाकिक कलियां पाई जाती है तो आलू में जो है अपस्थाकिक कलियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 347 देखेंगे, बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 348 बोल रहा है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में पराग कौन होते हैं, क्या होते हैं, परागकण, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 349 बोल रहा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 350 तो बोल रहा है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर जो होता है वो कैसा होता है, तो हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग हरा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 351 बोल रहा है कि फूल के कौन सा भाग फल पकने मतलब फल में बदलता है, कौन सा भाग जो है वो अंडाशय जो है वो फल में बदलता है, फूल का वही भाग। आगे क्वेश्चन नंबर 352 बोल रहा है कि भ्रूण के किस भाग से तना पत्तियां बनती है, उसे कहते हैं पाखुर कहते हैं। क्या कहते हैं, पाखुर। क्वेश्चन नंबर 353 बोल रहा है कि एकल जीवों में प्रजनन किस विधि से होता है, ये सभी खंडन विधि से, विखंडन विधि से, बीजाणु समासंध विधि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 354 देखेंगे, बोल रहा है कि पुष्पकेसर पुष्प के कौन सा जननांग है, तो ये है नर जननांग। क्या है, नर। क्वेश्चन नंबर 355 देखेंगे, बोल रहा है कि पुरुषों में जो यौन आरंभ के लक्षण क्या हैं, तो दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों के उभर आना, यही है यौन आरंभ का लक्षण पुरुषों में, ये सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह बोल रहा है कि स्त्रियों में यौन आरंभ का लक्षण क्या है, तो स्तनों की वृद्धि, निस्तंभों का उभरना, रजुधर्म का प्रारंभ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका ये सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 357 बोल रहा है कि मनुष्य में नर जननांग निम्नांकित में कौन है, तो ये सभी है, वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 358 बोल रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 359 देखेंगे, बोल रहा है कि मानव में निषेचन का फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 360 देखेंगे, बोल रहा है कि वैसे परिवर्तन तो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, वो कहलाते हैं तो निकेत कहलाते हैं, निकेत। क्वेश्चन नंबर 361 बोल रहा है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण जो है वो पपीता है। क्या है, पपीता। क्वेश्चन नंबर 362 बोल रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व व क्रियाशील होता है, तो 18, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 364 देखेंगे, 363 बोल रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो है वो मुकुलन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 364 बोल रहा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, तो कायिक विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 365, बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवो अपने जैसी संतान उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 366 देखेंगे, बोल रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो ये सभी कौन कौन? तो बीजाणु जनन, और आगे है मुकुलन, विखंडन, मतलब तीनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 367 देखेंगे, बोल रहा है कि पराग कोष में पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 367 तक हम लोग देख लिए। 368 देखेंगे, बोल रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है, जाइगोट। ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 369, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? तो टाइफाइड जो है वो अलैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 370 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 370 है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23। क्वेश्चन नंबर 371 है, बोला कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो समवृत्ति अंग है। कैसे? समवृत्ति अंग हैं दोनों। आगे क्वेश्चन नंबर 372 बोला है गुणसूत्रों बने होते हैं किससे? तो आरएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए से, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए से। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है, तो डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए उसका भी आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 374, बोल रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने जीन का प्रतिपादित किया। देखिए नाम से पता चल रहा है, जॉनसन जीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 375 बोल रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है मादा एनोफ्िलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो कैसे जल में उत्पन्न होता है मलेरिया? सीधा समझिए, तो गंदा जल में जो है मलेरिया उत्पन्न होता है। लेकिन इसी का उल्टा जो है बोल रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में जो है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 377 देखेंगे, बोल रहा है अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का क्या उदाहरण है? तो इनमें सभी क्या क्या? निषेचक पटल, आगे है पुच्छ कोशिकाएं, करलक पल्लव की पेशियां, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 378 देखेंगे, बोल रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग क्या है? तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, यह है समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 379 देखेंगे, बोल रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसके अधिक समानता है? तो चिंपांजी से जो है हम लोग की समानताएं हैं, हम लोग की मतलब मेल होती है, दोनों एक जैसे हैं, समानताएं हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 380, बोला मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर को चुना था। किसको? मटर को। आगे क्वेश्चन नंबर 381 बोल रहा है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 382 है, बोल रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों से बना होता है, जिसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अग्र गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 383 बोला कि वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? होती कार्यों के अनुसार उसकी जो है समानताएं होती, उसे कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं? समजात अंग। यहाँ से देखिए आप लोग का जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया। जैसे आगे बोलेगा कि समजात अंग किसे कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 384 बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों को अध्ययन किया? तो 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 385, बोल रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, XX।
क्वेश्चन नंबर 386 बोल रहा है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी XY, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 387 देखेंगे। बोल रहा है प्राकृतिक वर्णक द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी, तो डार्विन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर एक। बहुत कोई गलती से जो है मेंडल लगा देते हैं, मेंडल, लेकिन ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 338 बोल रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक का नाम जो है होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 389 बोल रहा है कि चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, तो समरूप, मतलब दोनों मिलते हैं, दोनों का रूप एक जैसा है, उसे बोलते हैं समरूप। आगे क्वेश्चन नंबर 390 बोल रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 391 बोल रहा है इनमें से कौन सही है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सही है, तो देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एटूनिन, ये तो नहीं होगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एनीमिया, ये भी नहीं होगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 392 बोल रहा है कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, तो कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 393 बोल रहा है कि जैव प्रकाश का सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लेमार्क ने समझाया। किसने? लेमार्क, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 394 मेंडल की जन्म पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया, तो उसने किया जो है वो पी से सूचित किया। किससे? पी से, ऑप्शन नंबर एक। आगे क्वेश्चन नंबर 395 बोल रहा है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है या कहा जाता है, तो मेंडल को जो है वो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 396 बोल रहा है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 397 बोल रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398 बोल रहा है निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार श्रृंखला मतलब जो जल में, तो देखिए शैवाल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो जाएगा आप लोग देखिए, तो शैवाल को जो है वो जलीय कीट खाते हैं और जलीय कीट को जो है वो मछली खाते हैं, ऑप्शन नंबर तो जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हम लोग का है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 399 बोल रहा है निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर को जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, मतलब उपभोग करता है, सबको खाता है, उसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 400 बोल रहा है निम्न में से कौन एक अजैविक प्रक्रम द्वारा परिघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर एक जो है सूखे घास पत्ते जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 401 बोल रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक मतलब जो है उत्पादक है, इसी से हम लोग का चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 402 बोल रहा है CFC है, CFC मतलब क्या है, तो क्लोरोफिल कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 403 बोल रहा है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, मतलब वनों की कटाई से क्या नुकसान होगी, तो देखिए
उपरोक्त सभी क्या होगा? कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपवर्दन तथा बाढ़ आएगा। मतलब उपरोक्त सभी तीनों सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 404 बोल रहा है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु द्वारा भक्षण करते हैं कहलाते हैं, मतलब खाते हैं, पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, उसे कहते हैं सर्वभक्षी या सर्वाहारी। आगे क्वेश्चन नंबर 405 बोल रहा है कि जीवाणु एवं कवक, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अपघटक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 406 बोल रहा है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है। मतलब सूर्य के प्रकाश से जो है पराबैंगनी किरणें आती है किस पे? ओजोन परत पे, मतलब यहाँ धरती पर, लेकिन जो है ओजोन परत उसे रोक लेती है, नहीं तो बहुत नुकसान होता है। तो ये जो ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 407 बोल रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में जो है वो ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 408 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 409 देखेंगे। 409 बोल रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। मतलब चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था? तो वृक्षों को संरक्षित करना, वृक्षों को बचाना। सब काट रहे थे तो सब जाके उसमें चिपक गए थे और बोल रहे थे पेड़ को हम काटने नहीं देंगे। यही है हम लोग का चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 410 देखेंगे। बोल रहा है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? देखिए सर्वाहारी या सर्वभक्षी, तो ये ऑप्शन नंबर डी। क्या? बी और सी दोनों। मनुष्य, तेलचट्टा। देखिए मनुष्य जो है सर्वाहारी है, जीव भी खाता है और जंतु भी खाता है, और तेलचट्टा भी सेम इसी तरीका से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 411 देखेंगे। बोल रहा है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वो होता है त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 412। बोल रहा है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होती है? तो ओजोन परत पर जो है वो अवशोषित हो जाती है, वरना धरती पर आती तो सब मर जाते। आगे है क्वेश्चन नंबर 413। बोल रहा है कि वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो टोटल 5 परतों में बटा हुआ है वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 414 बोल रहा है कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाकाहारी। जो पादप खाते हैं उसे शाकाहारी, जो जीव जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी, जो दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी। आगे क्वेश्चन नंबर 415 बोल रहा है इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? तो बायोगैस जो है वह मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 416 बोल रहा है कि हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे में से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है? तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्या क्या? नाले नालियों में अवशेष, अवरोध, ठीक है, मृदा प्रदूषण, मनुष्य शरीर में जैव अवर्धन, इनमें सभी। मतलब ये तीनों जो है हम लोग के निम्नीकरणीय कचरों के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 417 देखेंगे। बोल रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे? घास को चूहा खाते हैं, चूहे को सर्प खाता है, सर्प को मोर खाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बस यही है आहार श्रृंखला। आगे है क्वेश्चन नंबर 418। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक मतलब जो शुरू में रहता है, ये घास उत्पादक है, जिसको मानव बकरी, मतलब उत्पादक यानी सबसे शुरू में, इसे घास को बकरी खाता है। क्वेश्चन नंबर 419 बोल रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? तो सर्प है। मैदानी में सर्प है। कैसे? घास को चूहा, चूहा को सर्प, ये तीसरा में आ गया ना।
प्रथम जो है वो घास है, द्वितीय जो है वो ये है, तृतीय में है सर्प। यही है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 420 बोल रहा है निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो उपरोक्त सभी को, किसको, कोयला को, क्योंकि ये एक लिमिट है इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। पेट्रोलियम, वन, ये तीनों जो है वो हम लोग को संपोषित रूप में उपयोग करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 421, कुछ क्वेश्चन नंबर 421 बोल रहा है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो 70% भाग में जल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 422 बोल रहा है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुका है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 423 बोल रहा है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 424 बोल रहा है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। तो जल जो है अजैविक संसाधन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जरूरी है जल, ऑप्शन नंबर 1। 425 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 425 बोल रहा है कि चिपको आंदोलन की अग्रणी नेता कौन थे। मतलब उनके नेता कौन थे, सीधा समझ लीजिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा, क्या है इसका आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 426 बोल रहा है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। अपशिष्ट बोल रहा है तो देखिए इसका है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलमूत्र भी, वाहित मल भी और पेड़ पौधे के मृत शरीर भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 427 बोल रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 मार्च को। 23 मार्च जो है वो जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 428 देखेंगे, बोल रहा है कॉलीफॉर्म मनुष्य के किस शरीर में पाया जाता है। तो आंत में जो है वो कॉलीफॉर्म पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 429 बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और जल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो है जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जीवधारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 430 बोल रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी तो कछुआ उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 331 देखेंगे, बोल रहा है कॉलीफॉर्म है। तो कॉलीफॉर्म क्या है, तो एक जीवाणु है, क्या है वो, एक प्रकार का जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 335 देखेंगे, बोल रहा है कि स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है। या स्वच्छ जल का पीएच मान है कितना है, तो 7 जो है वो स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 433। क्वेश्चन नंबर 433 ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बोल रहा है पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 434 देखेंगे, बोल रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ये सभी कौन कौन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना है, अतिचरण को, खनन को, मतलब ये सभी करने से ही वनों की संरक्षण रुक सकती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 435 बोल रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जीव नमनीकरणीय। आगे है क्वेश्चन नंबर 436 बोल रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, कौन से आर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, कई बार स्टूडेंट इसी में घबरा जाते हैं और गलत टिक मार देते हैं, आप लोग तीनों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 437 बोल रहा है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जंगल,
जंगल या वन। क्वेश्चन नंबर 438 बोल रहा है कि प्राकृतिक जल मार्ग में जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं चेक डैम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेक डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक डैम। क्वेश्चन नंबर 439 बोल रहा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा इनमें सभी। क्या क्या? केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, और यह है सगरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, मतलब सभी के द्वारा मतलब बनता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 440 है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो जल जो है प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी है, वन भी है, मतलब इसका आंसर हो सकता है ये सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो है आप लोग टिक मत मारिएगा, होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधन बोल रहा है तो डी। आगे क्वेश्चन नंबर 441 बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर एक, हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 442 है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं विद्युत संयोजी। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी। आगे है क्वेश्चन नंबर 443 बोल रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर पी। क्वेश्चन नंबर 444 है, बोल रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की गई वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस को रोकने के लिए आंखों की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कहाँ होती है? तो सिलियरी पेशियों के द्वारा परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 445 बोल रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो कैसा दिखता है? तो काला प्रतीत होता है। कैसा? काला। क्वेश्चन नंबर 446 है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बनता है? तो श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों के मेल से बनता है। तो सातों रंग के मेल से जो है वो श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 447 है, बोल रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के मतलब जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 448 बोल रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्ण को कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 449 बोल रहा है कौन रंग है जिससे खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 450 बोल रहा है कि प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्निया कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 451 बोल रहा है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे मतलब चूहे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 452 बोल रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। कैसा दिखता है? तो चिपटा हुआ दिखता है। चिपटा हुआ दिखता है ना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। आगे क्वेश्चन नंबर 453 बोल रहा है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसा प्रतीत होगा? तो वो काला प्रतीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 454 बोल रहा है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग जो है वो होती है। क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर। क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 455 देखेंगे, बोल रहा है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश के परिकर्ण करते हैं? तो नीला प्रकाश के। क्वेश्चन नंबर 456 बोल रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच कितने मिनट का जो है अंतर होता है? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, बोलेगा डायरेक्ट कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कितने मिनट का जो है वो अंतर होता है? तो 2 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 457 बोल रहा है प्रिज्म से प्रकाश होने हो कौन सी परिघटना घटती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण परिघटना। ऑप्शन नंबर 458 बोल रहा है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम के छड़। कैडमियम का जो छड़ है वो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 459 है, बोल रहा है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिकतम सामान्य स्रोत था। क्या था? लकड़ी, क्योंकि लकड़ी से ही हम लोग जो है प्राचीन समय में खाना भी बनता था, हर चीज़ मतलब प्राकृतिक स्रोत जो है वो वही था प्राचीन काल में। आगे है क्वेश्चन नंबर 460, बोल रहा है कि वनों की अधिकतम कटाई का परिणाम होगा, क्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ आएगा, मतलब उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 461 देखेंगे, बोल रहा है कि सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हरे पौधे के द्वारा। किसके? हरे पौधे के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 462, बोल रहा है कि प्रत्येक परितंत्र होता है तो कैसा होता है? तो गत्यात्मक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, गत्यात्मक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 463 देखेंगे, बोल रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 464। तो क्वेश्चन नंबर 464 बोल रहा है कि जीवमंडल में जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? जो है सूर्य का प्रकाश, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 465 है, बोल रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। कैसा? धनायन बनते हैं। कैसे? धनायन मतलब धनात्मक। आगे क्वेश्चन नंबर 466। क्वेश्चन नंबर 466 बोल रहा है कि अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि का जो है प्रयुक्त की जाती है, वह कौन सी विधि है? तो बोल रहा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 467, बोल रहा है कि कॉपर के निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस अयस्क के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर पाइराइटिस, मतलब CuFeSO2 CuFeSO2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 468 बोल रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है वैसे तो घुलता नहीं है, लेकिन एक द्रव है जिसमें घुल जाता है, वो है अम्लराज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अम्लराज में जो है वो द्रव अवस्था में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 469 बोल रहा है कि धातुओं की प्राकृतिक होती है, वो होती है धातुओं की विद्युत धनात्मक और अधातुओं की विद्युत ऋणात्मक, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 470 बोल रहा है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, कैसी होती है? चमकदार। धातु की सतह जो है शुद्ध रूप में चमकदार ही होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 471 बोल रहा है कुछ धातुएं को पीटकर पतली तार में बनाया जाता है, पतली चादर बनाया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आघात वर्ध्यता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आघात वर्ध्यता। क्वेश्चन नंबर 472 बोल रहा है परागकोश में होते हैं परागकण, क्या होते हैं? परागकण। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो है सो है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 473 बोल रहा है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा किस जनन कोशिकाओं को भोजन के भंडारण संचित होता है, उसे जो है क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 474 बोल रहा है कि फूलों में कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय जो है वो फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 475 बोल रहा है भ्रूण के किस भाग से तना पत्तियां बनती है, उसे क्या कहते हैं? पांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? पांकुर। क्वेश्चन नंबर 476 देखेंगे, बोल रहा है कि पुष्केंसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुष्केंसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 477 क्या बोल रहा है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहते हैं? काइम।
क्वेश्चन नंबर 478। तो क्वेश्चन नंबर 478 बोल रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स जो है वो हम लोग की अवशेषी अंग है, रचना अवशेषी अंग। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 479 जो है बोल रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 480 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 480 बोल रहा है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो जीवधर्म में जो है सारे गुण विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 481 बोल रहा है कि वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, यह दोष कहलाती है, या कौन सी दोष कहलाती है? तो इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष या बायोफोकल दोष या दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 482। क्वेश्चन नंबर 482 क्या बोल रहा है कि या बिंदुकता नेत्र दोष, या बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस से दोष का निवारण होता है? तो ये है बेलनाकार लेंस से जो है उसका निवारण होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 483 बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? मतलब दीर्घ दृष्टि दोष किस की कमी से होता है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की अधिकतम हो जाने से ही होता है दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 484 बोल रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है संक्रमित रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी। तो ये दोनों कर सकते हैं, बी और सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 485 तो बोल रहा है कि प्रकाश में वेग न्यूनतम होता है, किसमें होता है? तो कांच में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए तो आगे है क्वेश्चन नंबर 486। क्वेश्चन नंबर 486 देखेंगे। बोल रहा है कि प्रकाश के किरणें का समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं उसके समूह को। आगे क्वेश्चन नंबर 487 बोल रहा है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोल रहा है कि उत्तल लेंस को जो है हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 489 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो 4 ऑप्शन दिया है। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। आगे क्वेश्चन नंबर 490 बोला है टंगस्टन जो है वो बल्ब में लगा होता है, वही तंतु है। ठीक है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस में जो है वो टंगस्टन पिघलता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 491 बोल रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है ऑप्शन नंबर टी, वो 8। क्वेश्चन नंबर 492 देखेंगे। बोल रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं? तो प्रोटॉन बोल रहा है तो वो ये हो जाएगा 1.6 गुने 10 का पावर -19 ऐसे है। ठीक है, आप लोग जो है ऐसे समझिए पावर में है, -19 जो है यहाँ पावर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 493 देखेंगे। बोला है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग को की लौ होती है, कैसी होती है? चमकीला उजाला। कैसे होता है? चमकीला उजला। आगे क्वेश्चन नंबर 494 बोल रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 495 बोल रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है? वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब दोनों का लेन देन होता है, द्विविस्थापन।
आगे क्वेश्चन नंबर 496 बोल रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब इसी का अपोजिट क्या है, तो अपोजिट यही हो जाएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के लिए हमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती, उसमें उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 498 देखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशेषित होती है वो कहलाती है, तो अभी अभी बताया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, मतलब जिससे ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है उसको ऊष्माशोषी, मतलब अवशोषित कर रही है इसमें, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 499 देखते हैं, बोल रहा है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो आलू चिप्स की थैली में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 500 बोल रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखिए यही हम लोग का टोटल 500 क्वेश्चन था, इससे पहले 250 करवा दिए और 250 इस वीडियो में, टोटल 500 है। ठीक है, तो आप लोग देखिए अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसका PDF जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही ऐसा वीडियो आए आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।